जब भी अकेला होता, वह अपनी नौकरानी सावित्री को अपने पास बुला लेता। सावित्री, जिसकी उम्र अभी 22 साल थी, विधवा थी, लेकिन सुंदरता ऐसी थी कि हर कोई उसकी तरफ आकर्षित हो जाता। सेठ उस पर अपना अधिकार जमाता था। पहली बार जब वह सेठ के कमरे में गई, उस समय सेठ ने अपनी पूरी ताकत से सावित्री पर हमला कर दिया। ऐसा हमला जिसने सावित्री को हिलने ढूलने लायक भी नहीं छोड़ा। सेठ ने पावर की गोलियां खाई थीं और उसका असर सावित्री की चीखों के रूप में दिखाई दे रहा था। मजबूत और भारी भरकम शरीर वाले सेठ ने सावित्री को पूरी तरह निचोड़ दिया था। यह कहानी बहुत मजेदार है, अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे प्रार्थना है कि चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे इस चैनल पर आपको इसी तरह की कहानियां मिलती रहेगी। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। हवेली के आंगन में सुबह की धूप उतर रही थी। पीपल के पत्तों से छनकर आती रोशनी पत्थर की जमीन पर अजीब सी लकीरें बना रही थी। उसी रोशनी के बीच वह चुपचाप झाड़ू लगा रही थी, मानो किसी और ही दुनिया में खोई हो। उसका नाम सावित्री था। इस हवेली में वह कोई नई नहीं थी। 7 साल हो चुके थे। 7 साल जिनमें उसने इस घर की हर दीवार, हर सीढ़ी, हर खिड़की को वैसे ही जान लिया था जैसे कोई इंसान अपनी हथेली की रेखाएं जानता है। और इस हवेली का मालिक राघव सिंह था। लोग उसे सेठ कहते थे। गांव में उसका नाम इज्जत से लिया जाता था। दानवीर, पढ़ा लिखा, सभ्य। लेकिन इज्जत और सच्चाई अक्सर एक जैसी नहीं होती। सावित्री जब पहली बार इस हवेली में आई थी, तब उसकी उम्र मुश्किल से 22 की रही होगी। पति को गुजरे 1 साल भी नहीं हुआ था। मायके में बोझ बनकर जीने से बेहतर था किसी के यहाँ काम कर लेना। राघव सिंह ने उसी दिन कहा था कि यहाँ काम मिलेगा, इज्जत भी, बस काम में ईमानदारी चाहिए। उस वक्त यह वाक्य उसे वरदान लगा था। समय बीतता गया। सावित्री घर की सबसे भरोसेमंद नौकरानी बन गई। चाबियां उसी के पास रहती, रसोई की जिम्मेदारी उसी पर थी। राघव सिंह के कमरे की साफ सफाई भी वही करती थी। यहीं से कहानी ने धीरे धीरे करवट ली। पहले नजरें मिली, फिर बातचीत बढ़ी, फिर चुप्पी में अजीब सा अपनापन। राघव सिंह जब देर रात अपने कमरे में अकेला बैठा होता तो कभी कभी उसे बुला लेता, चाय बना देने को कहता। वह चाय बनाकर देती, सिर झुकाए खड़ी रहती। वह कुछ कहता नहीं, बस देखता रहता। सावित्री को यह अटपटा लगता था, लेकिन डर नहीं लगता था, क्योंकि उसमें जबरदस्ती नहीं थी, बस एक खामोश सवाल था। एक दिन राघव सिंह ने उससे पूछा कि उसने दोबारा शादी क्यों नहीं की। सावित्री चौंकी, धीरे से बोली कि जिसने एक बार छोड़ दिया हो, उसके बाद किसी पर भरोसा आसान नहीं होता। उस दिन पहली बार राघव सिंह की आवाज में नरमी थी। उसने कहा कि भरोसा टूटे तो इंसान अंदर से मर जाता है। उस पल दोनों ने एक दूसरे को इंसान की तरह देखा। मालिक और नौकरानी की दीवार एक पल को हिल गई। जो रिश्ता शुरू हुआ वह सहमति से था, धीरे, संकोच के साथ, गलत होने के एहसास के साथ। सावित्री जानती थी कि समाज उसे कभी माफ नहीं करेगा। राघव सिंह जानता था कि उसकी इज्जत का किला रेत पर खड़ा है। फिर भी दोनों अपने दिल को रोक नहीं पाए। रिश्ता चोरी छिपे चला, न कोई वादा, न कोई भविष्य, बस एक सच जिसे दोनों जानते थे कि एक दिन सामने आएगा। समस्या तब शुरू हुई जब राघव सिंह ने इस रिश्ते को अपनी ताकत समझ लिया। अब उसकी बातों में हुक्म आने लगा। वह तय करने लगा कि सावित्री क्या पहनेगी, किससे बात करेगी, कब बाहर जाएगी। एक दिन उसने कहा कि अगर वह यहाँ काम करती है तो उसकी बात माननी पड़ेगी। सावित्री ने पहली बार सिर उठाकर कहा कि रिश्ता था, गुलामी नहीं। उस दिन राघव सिंह को लगा जैसे उसकी दुनिया हिल गई हो। यहीं से उसका पतन शुरू हुआ। उसे लगने लगा कि वह सब कुछ खरीद सकता है, इंसान भी, इज्जत भी, चुप्पी भी। लेकिन सावित्री अब चुप रहने वाली नहीं थी। उसने काम छोड़ने का फैसला किया। राघव सिंह को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा यह नाराजगी है। लेकिन अगली सुबह सावित्री नहीं आई। मुंशी ने बताया कि वह रात को सामान लेकर चली गई। उस एक वाक्य ने राघव सिंह के अहंकार को चोट पहुंचा दी। सावित्री कस्बे में एक छोटी सी कोठरी में रहने लगी। वहां सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन डर भी नहीं था। फिर भी समाज पीछा नहीं छोड़ता। बातें फैलने लगी। हर बात उसके कानों तक पहुंचती। रातों की नींद उड़ गई।
लेकिन उसने तय कर लिया था कि अब वह चुप नहीं रहेगी। इधर राघव सिंह बेचैन रहने लगा। उसे डर सताने लगा कि अगर सावित्री ने मुंह खोल दिया तो क्या होगा। वह उससे मिलने पहुंचा, पैसे का लालच दिया, चुप रहने को कहा। सावित्री ने साफ कहा कि उसे पैसे नहीं, इज्जत चाहिए थी। फिर धमकी दी गई कि नहीं मानी तो जीना मुश्किल हो जाएगा। सावित्री ने कहा कि मुश्किल तब भी था जब वह चुप थी। उसके बाद सावित्री को काम मिलना बंद होने लगा। उसने समझ लिया कि यह लड़ाई अब सिर्फ भावनाओं की नहीं रही। उसने सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। पुराने संदेश, तारीखें, शब्द। पंचायत बैठी। सबके सामने सावित्री खड़ी हुई और बोली कि गुनाह तब हुआ जब सहमति को अधिकार समझ लिया गया। गांव दो हिस्सों में बंट गया। रात को उसे डराने की कोशिश हुई, लेकिन वह नहीं टूटी। राघव सिंह की इज्जत दरकने लगी। व्यापारिक साथी दूर होने लगे। सावित्री ने कानूनी रास्ता चुना। जांच शुरू हुई। पुराने नौकर सामने आए। अधूरी कहानियां पूरी होने लगीं। फैसला आया। सावित्री अदालत नहीं गई। बाहर पेड़ के नीचे बैठी रही। उसे बदला नहीं चाहिए था, उसे बस सच चाहिए था। राघव सिंह को सजा मिली, कागजों में भी और समाज में भी। वह जिंदा था, लेकिन उसका बनाया हुआ सेठ मर चुका था। कुछ महीने बाद सावित्री ने नया काम शुरू किया। सिर उठाकर जीना शुरू किया। किसी ने पूछा कि क्या वह वही रास्ता फिर चुनेगी। उसने कहा कि हाँ, क्योंकि चुप रहकर जीना जिंदा रहना नहीं होता। और कहीं दूर उसी हवेली में राघव सिंह अकेला बैठा था। उसे समझ आ गया था कि प्यार जब अधिकार बन जाए तो सजा तय होती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर सावित्री की जीत किसी और की हिम्मत बनती है। और यही सबसे बड़ी सजा है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि वे कभी पकड़े नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं किसी और रोमांटिक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।